नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने हिंदी की शुरुआत की थी, हमने हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उस वर्णमाला में हमने पढ़ा था स्वर। स्वरों का हमने कल कंप्लीट टॉपिक कर लिया था, स्वर और स्वरों का वर्गीकरण। हमने स्वरों के बारे में क्या पढ़ा था? हमने स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हमने फिर इसको मात्रा के आधार पर विभाजित किया, मात्रा के आधार पर विभाजित। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हर्ष स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर, थर्ड था प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिसको बोलने में, जिस वर्णों का उच्चारण करते समय या स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे। इनकी संख्या 4 थी, ए, ई, उ और री। इनकी संख्या मैंने आपको 7 बताई थी। आ, बड्डी ई, बड्डा उ, ए, ऐ, ओ और औ। प्लुत स्वर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। वर्तमान हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था मुख के आधार पर, जो मैंने आपको बताया था विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। आई होप आपने सब ये देखा होगा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर इसमें हमने स्वरों को बांटा था 3 भागों में, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद हमने देखा था ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर इसमें हमने बांटा था 2 भागों में, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ठीक है। मैंने एक कल वाली क्लास में एक शब्द लिखा था लिपि, जो कि मुझसे अशुद्ध शब्द लिखा गया था, उसके लिए सॉरी। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? लिपि। तो आप इसको ठीक कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन, व्यंजन मैंने आपको कल इसकी परिभाषा बताई थी। व्यंजन क्या होता है? जो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, ठीक है। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे कै, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, कै प्लस ए, और ए मैंने आपको बताया था कल, ए क्या है? एक स्वर है। ए क्या है? एक स्वर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं? कै, ख, घ, घ और अंगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस वर्ण को डै बोलते हैं, जो कि एक गलत है। इसका उच्चारण करते हैं हम अंगा से। इसके बाद च, छ, ज, झ और इया। इसका भी उच्चारण किससे करते हैं?
य से, लेकिन ये गलत है, इसका उच्चारण करते हैं हम ईया से। आगे ट, ठ, ढ, ढ और अण। ठीक है, इसके बाद त, थ, ध, ध और न। ठीक है, प, फ, भ, भ और म। ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। ये हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बताया था व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल। और स्वरों को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? अच। हल का अर्थ क्या है? अर्थात व्यंजन जितने भी होते हैं सभी के साथ हलंत का प्रयोग किया जाता है। इनके सभी के साथ किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? हलंत के। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं। जिस भी वर्ण के ऊपर घुमावदार आकृति आती है, किसी भी वर्ण के ऊपर घुमावदार आकृति आती है, जैसे ये थ है, ध है, त हो गया, ध हो गया, कोई भी वर्ण हो गया जिसके ऊपर घुमावदार आकृति आती है, उसके ऊपर हम पूरी शिरोरेखा नहीं खींचते। देखो सभी वर्णों के ऊपर, जैसे मान लो क आ गया, इसके ऊपर पूरी शिरोरेखा है, लेकिन जैसे हम ध लिखते हैं इसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं खींची जाती। और विसर्ग, विसर्ग के ऊपर भी विसर्ग का चिन्ह होता है ये, इसके ऊपर भी शिरोरेखा कंप्लीट नहीं खींची जाती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाता क्योंकि विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची जाती। प्रातःकाल का शुद्ध रूप है प्रातःकाल। ठीक है, जैसे धनुष लिखता हूं मैं, धनुष, धनुष के ऊपर ध के ऊपर घुमावदार आकृति है तो यहाँ पे कंप्लीट शिरोरेखा नहीं आएगी। ठीक है, मैंने आपको कल 2 वर्ण बताए थे, ताड़नजात, ताड़नजात जिसका दूसरा नाम द्विगुण या उतक्षिपत भी कहते हैं। जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ढ और ढ, इसी कैटेगरी में आते हैं ताड़नजात। ताड़नजात यहाँ पे लिखते हैं जिनके नीचे बिंदु आता है अड और अढ। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, जो यहाँ पे थे, जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद पढ़ते हैं उसम व्यंजन। इसके बाद पढ़ते हैं उसम व्यंजन। उसम व्यंजन, इसे हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है, हम उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, स, और है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। इसके बाद हम पढ़ते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी होती है अंतस्थ व्यंजन? य, र, ल और व। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। जो य और व है, हम इनको अर्धस्वर भी कह सकते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर कहते हैं य और व को। अर्धस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण कभी कभी स्वरों की जगह पर भी किया जाता है। जैसे
जैसे मैं लिखता हूं कोआ, कोआ, ठीक है। ये भी कोआ का भी शुद्ध रूप है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कोआ, तो ये भी सही है, ठीक है। आ की जगह क्या आ गया, वह, इसलिए यह और वह को अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं महिलाएं, महिलाएं, ठीक है। इसमें यहां पे क्या आ गया, स्वर आ गया, और यह और वह क्या है, अर्धस्वर। महिलाएं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, महिलाएं, ये भी एक शुद्ध रूप होगा, ठीक है। यह और वह को हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर क्योंकि स्वरों की जगह पे इनका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। रै, रै को हम लुंठित व्यंजन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लुंठित व्यंजन या परकंपित व्यंजन भी कह सकते हैं, या परकंपित, इसको लुंठित व्यंजन या परकंपित व्यंजन कह सकते हैं। आपने रै के रूप देखे होंगे, रै के रूप देखे होंगे। जैसे मैं लिखता हूं राम, मैं लिखता हूं वर्षा, मैं लिखता हूं ग्राम। आपने रै के रूप देखे होंगे। देखो यहाँ पे रै इस तरह लिखा हुआ है, रै इस तरह लिखा हुआ है, और रै पैरों में लिखा हुआ है। तो मैं आपको रै के रूप बताता हूं। रै के रूप, रै के रूप 3 होते हैं, 3 रै के रूप होते हैं। पहला सामान्य रूप, सामान्य रूप, सामान्य रूप का मतलब क्या है, जो सामान्य लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा राम, राम, रै सामान्य लिखा गया है, या राजा, ठीक है। सेकंड रूप है इसका पदेन रूप, रै के रूप पदेन रूप। पदेन रूप का अर्थ क्या है, जो पैरों में लिखा जाता है, पैरों में, जैसे ग्राम या कर्म, कर्म ऐसे भी लिखा जाता है, कर्मानुसार। ये कौन सा रूप है रै का, पदेन रूप। तीसरा रूप है इसका रेफ रूप, रेफ रूप। तीसरा क्या है इसका रूप, रेफ रूप, जो ऊपर लिखा जाता है। इसको हम आधा रै कहते हैं, आधा रै, ठीक है, आधा रै कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको वर्षा, ये कौन सा रूप है, रेफ रूप। ये थे रै के रूप, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। अब मैंने आपको बताया यह है रै लै वै, यह और वह मैंने आपको बताया क्या है, अर्धस्वर, जो स्वरों की जगह पर भी प्रयोग किया जाता है। रै मैंने आपको बताया, क्या बताया, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। अब देखो लै, लै को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं हम लै को, ठीक है। ये थे हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। फिर इसके बाद पढ़ते हम संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, जब कम से कम 2 व्यंजन हो, कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर हो, एक स्वर हो, कम से कम 2 व्यंजन हो और एक स्वर हो, उससे मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं, पहला है 6, त्रै, जिया, इसको बहुत सारे ग बोलते, ग्या,
तो इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? जिया। फोर्थ पे आता है श्रय। ठीक है, फोर्थ पे क्या आता है? श्रय। क्षय हमारा कैसे बनता है? मैंने आपको बताया कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर होता है। इसका निर्माण अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो इसका निर्माण कैसे होता है? कै प्लस से प्लस ए, इनसे क्षय का निर्माण होता है। ठीक है, 2 व्यंजन और एक स्वर। तरह को देखते हम, तय, रै और ए, तय, रै और ए। इन 2 व्यंजन और एक स्वर से हमारा क्या बनता है? तरह। जिया, जिया किससे बनता है? जै, इया और ए, इनसे मिलकर बनता है हमारा जिया। श्रय कैसे बनता है? से, रै और ऐसे बनता है हमारा श्रय। हमारे 2 व्यंजन और एक स्वर, 2 व्यंजन और एक स्वर, 2 व्यंजन और एक स्वर, ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हम व्यंजनों को बांट के पढ़ते हैं। व्यंजन को हम प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 तरह से किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अर्थात जो भी वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण को किस कैटेगरी में रखा गया है, इसमें हम ये देखेंगे। अल्प प्राण में किस वर्ण को कहाँ पे रखा गया है? अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया था कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन? 25। कै, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा, इनकी संख्या होती है 25। कै, ख, घ, घ और अंगा। च, छ, झ, झ और इया। ट, ठ, ड और ढ और अण। त, थ, ध, ध और न। प, फ, भ, भ और मैं। मैंने आपको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन आपको मैंने 25 बताए थे। ये हमारा कै वर्ग है, कै वर्ग। ये हमारा च वर्ग है, ये हमारा ट वर्ग है, ये हमारा त वर्ग है और ये हमारा पै वर्ग है। ठीक है, ये हमारा पै वर्ग है। इसको हम बोलते हैं पहला वर्ग, इसको हम बोलते हैं दूसरा वर्ग, इसको हम बोलते हैं तीसरा वर्ग, इसको हम बोलते हैं चौथा वर्ग और इसको हम बोलते हैं 5वां वर्ग। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं, मैंने आपको 25 बताए थे। इसे बोलते हैं हम कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग। हम किस वर्ण को अल्प प्राण कैटेगरी में रखते हैं? किस वर्ण को रखते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण में 1, 3 और 5। जो हमारा 1,
तीन और पांचवा वर्ग है वो अल्प प्राण में रखा जाता है। पहले वर्ग में क्या क्या वर्ण आता है या क्या क्या व्यंजन आता है? कै, चै, टै, तै, पै, गै, जै, डै, दै और बै। अंगा, इया, अणै, नै और मै ये किस कैटेगरी में रखे गए हैं? अल्प प्राण में। हमारा पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, इसी में हमने सभी स्वर रखे हैं। सभी स्वर अल्प प्राण में रखे हैं। और मैंने आपको बताया था जो डै का रूप बताया था मैंने आपको, जो ताड़न जात ऐसे, जिसको हम अडै बोलते हैं। ये भी अगर तीसरे वर्ग में डै आता है तो अडै भी किस में आएगा? अल्प प्राण में, प्लस अडै। ठीक है। और इसी में जितने मैंने आपको बताए हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? य, रै, लै और वै। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में रखे जाते हैं। य, रै, लै और वै। ठीक है। य, रै, लै और वै। अब पढ़ते हैं हम महाप्राण। अगर मैंने स्पर्श व्यंजन के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग को अल्प प्राण में रख दिया तो महाप्राण में क्या बचा? दूसरा और चौथा, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है। अगर मैंने अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में रख दिए तो रह क्या गए? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कहां पे आ जाएंगे? ऊष्म व्यंजन आएंगे महाप्राण में। ठीक है। अगर मैंने आपको बताया ताड़न जात में जो अडै होता है वो कहां पे रख दिया? अल्प प्राण में। तो महाप्राण में जो ये चौथे वर्ग का डै आया तो यहाँ पे अड है, तो ये ताड़न जात का दूसरा वर्ण या दूसरा व्यंजन कहां पे आ जाएगा? महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे अल्प प्राण और महाप्राण। बहुत सारे स्टूडेंटों को इनको याद करने में कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसके बारे में। जैसे मैंने लिखा अल्प प्राण में अल्प को देखो, अल्प को इसमें मैंने आप डंडा खींच रखा है, इसको हम मान लेते हैं 1। ये आधा मैंने लै लिख रखा है, इसको मान लेते हैं हम ऐसे 3 और पै को बोलते हैं हम 5। तो अल्प प्राण में मैंने कौन कौन सा वर्ग रखा? 1, 3 और 5। जहां पे 3 आ गया वहां पे सभी स्वर आएंगे। जहां पे 3 आता है वहां पे सभी स्वर और अंत्यस्थ व्यंजन उसी कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है। रह गए जो उनसे महाप्राण में जाएंगे। ठीक है। इससे आगे पढ़ते हैं हम गोसत्व के आधार पर। गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। एक बार मैं इनको दोबारा लिख लेता हूं क्योंकि इनकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। ये हमारा पहला वर्ग था। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हम इस गोसत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एघोष और सैघोष। एघोष और सैघोष। सैघोष को हम घोष भी बोल देते हैं, घोष। ठीक है। कौन कौन से व्यंजन या कौन कौन से स्वर जिन्हें हम वर्ण भी बोलते हैं, कौन से वर्णों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एघोष। एघोष में किस किस इसमें देखते हैं हम स्पर्श व्यंजनों में किस किस कैटेगरी को रखा गया है। तो हम जो हमारा पहला वर्ग है और हमारा दूसरा वर्ग है उसको एघोष में रखा गया है। पहला और दूसरा वर्ग है उसको एघोष में रखा गया है। ठीक है। सैघोष। तो सैघोष में कौन सा रह गया? 3rd, 4th एंड 5th। तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग सैघोष में आएगा।
और मैंने आपको प्राणवायु में बताया था जिसमें तीसरा वर्ग आएगा, उसी के साथ सभी स्वर आएंगे और उसी के साथ सारे अंत्यस्थ व्यंजन आएंगे। तो थर्ड अब की बार इसमें आया, तो इसी में सभी स्वर और अंत्यस्थ व्यंजन इसी में आएंगे। घोष या सहघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, सभी स्वर और सभी अंत्यस्थ व्यंजन सहघोष में आएंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं पहला और दूसरा वर्ग, जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? स और है। मैंने यहाँ पे ऊष्म व्यंजन के 3 व्यंजनों को स और स मैंने अघोष में रख दिया, और जो रह गया है को कहाँ पे रखा गया है को रखा गया सघोष में। ठीक है को कहाँ पे रख दिया? सघोष में। मैंने आपको बताया है घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले बताई कैटेगरी मैंने आपको अघोष, दूसरी बताई मैंने आपको सघोष। अघोष में कौन सा? पहला और दूसरा वर्ग। सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा। थर्ड मैंने आपको बताया जहाँ पे भी आता है उसी के साथ सभी स्वर और उसी के साथ सभी अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। इसमें मैंने आपको बताया ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताए थे 4, स और है। तो मैंने ऊष्म व्यंजन के 4 व्यंजनों को स को मैंने अघोष में रख दिया और है को मैंने रख दिया सघोष में। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत सारे स्टूडेंटों को इसमें कंफ्यूजन रहता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जैसे हम किसी वर्ण को बोलते हैं, मैं एक डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले हमारा होता है कंठ, इसके बाद आता है हमारा काकल्य, इसके बाद आता है हमारा तालु, इसके बाद आता है हमारा मुर्दा, इसके बाद आता है हमारा दंत, और सबसे आगे क्या आता है? होठ। ठीक है, सबसे आगे क्या आता है हमारा? होठ। जब भी हम व्यंजनों का या हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है, इसको बोलते हैं हम कंठ। उसके बाद आता है काकल्य, और उसके बाद आता है तालु, उसके बाद आता है मुर्दा, उसके बाद आता है दंत, और सबसे आगे आता है होठ। इसके आधार पर हम बांटते हैं किस व्यंजनों या किस स्वरों को हम कौन से भाग से बोलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंठ। कंठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? कंठ को हम बोल लेंगे कंठव्यय। ठीक है, कंठ को क्या बोल लेंगे? कंठव्यय। जो हमने पढ़ा था स्पर्श व्यंजन में, जो कै वर्ग बताया था मैंने आपको, कै वर्ग। कै वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? 5, कै, ख, घ और अंगा। कै वर्ग की 5 वर्ण होते वो किस में आएंगे? कंठव्य में। और ए, आ, है और विसर्ग, ये भी किस से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठव्य। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में काकल्य का काकल्य उच्चारण स्थान आता है, जो हम है और विसर्ग लिखते हैं, इनका उच्चारण स्थान काकल्य से भी माना जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में बहुत ही कम आता है, तो इसको हम कंठव्य में ही रखते हैं। ठीक है, दूसरा पढ़ते हम कंठ के बाद क्या आता है? तालु।
क्या आता है? ताल्लु। ताल्लु में मैंने आपको सपर्श व्यंजन में बताया था च वर्ग। च वर्ग जो हमारा दूसरा वर्ग था, च वर्ग। च वर्ग के सभी व्यंजन जो 5 व्यंजन होते हैं, च, छ, झ, ज और इया, ये किस में आते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल्लु। और इसमें हम रखते हैं ई, बड़ी ई, य और स। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ताल्लु से। जो हमारा गले से ऊपर होता है और ये जीभ के ऊपर हमारा ये गुलाई वाला भाग होता है, इसको हम ताल्लु बोलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है मुर्दा। इसे हम तालव्य कहते हैं, तालव्य। मुर्दा को हम बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसमें कै वर्ग, इसमें च वर्ग, तो इसमें कौन सा आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग के सभी वर्ण या सभी व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अण किस में आएंगे? इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धन्य से होगा। और कौन कौन से आएंगे इसमें? री, र और स। ठीक है, री, र और स का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से। हम आगे पढ़ते हैं दंत। दंत को बोलते हैं दंतव्य, दंतव्य। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। त वर्ग के सभी व्यंजन त, थ, ध, ध और न किस में आएंगे? दंतव्य में। और इसमें और कौन कौन सा आएगा? ल, स और नुक्ता ज। यहाँ पे देखना च, छ और झ, ये उस वाले झ में और इस वाले झ में फर्क है। मैंने आपको बताया था नुक्ता बिंदु, नुक्ता बिंदु जिन्हें नई ध्वनि भी कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा नुक्ता ज। पांचवा आता है हमारा ओष्ठ, होठ, जिसको हम बोलते हैं ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ में आएगा हमारा प वर्ग। क वर्ग यहाँ पे, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प वर्ग किस में आएगा? ओष्ठ में। और इसमें कौन कौन सा वर्ण आएगा? ऊ स्वर, बड़ा ऊ स्वर। ठीक है, ये थे हमारे ओष्ठ में। बहुत सारे स्टूडेंटों को इनको याद करने में कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको आज एक ट्रिक बताता हूँ जिससे इनको याद करने में बहुत ही वो ट्रिक हेल्पफुल होगी। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक की शादी होती है, विवाह होता है, उस लड़की का नाम होता है, विवाह होता है, विवाह होता है, उस लड़की का नाम होता है ईयस। ईयस लड़की का नाम होता है और उस ईयस नाम की लड़की की शादी ऋषि नाम के लड़की से होती है, ऋषि नाम के लड़के से होती है। ठीक है, ऋषि नाम का लड़का बिल्कुल पतला सा होता है, लाश जैसा, लाश जैसा होता है, लाश जैसा। ठीक है, और जब उसकी शादी होती है, जब उसको वो देखते हैं वहाँ पे, तो सब ऊ करने लग जाते हैं, ऊ। ठीक है, क्या ट्रिक बताई मैंने आपको? एक लड़की का विवाह होता है, विवाह होता है लड़की का, उसका नाम क्या होता है? ईयस। किसके साथ विवाह होता है उसका? ऋषि नाम के लड़के से विवाह होता है। वो बिल्कुल पतला सा होता है, लाश जैसा, और उसको सभी देखते हैं तो कैसे फील करते हैं? ऊ करने लग जाते हैं सभी। ठीक है, मैंने आपको बताया विवाह होता है, विवाह। किस नाम की लड़की थी? ईयस नाम की लड़की थी, ईयस नाम की लड़की थी। ठीक है, किस लड़के के साथ होता है? लड़की का नाम था ऋषि, ऋषि नाम के लड़के के साथ है उसकी शादी होती है। देखने में कैसा था वो? लाश जैसा, लाश जैसा। ठीक है, और सभी क्या करने लग जाते हैं? देखते ही ऊ करने लग जाते हैं। तो ये थी हमारी ट्रिक। विवाह से हमारे क्या बनेगा? वी से हमारा बनेगा विसर्ग। क्या बनेगा? विसर्ग। इसको हम अभी भूल जाएंगे। आ से क्या बनेगा? ए और आ, और है से क्या बनेगा? है।
ठीक है। विवाह से हमारा क्या बनेगा, विवाह, ए, आ और है। ईयस, ईयस नाम की लड़की थी जिसका विवाह होता है, ई से क्या बनेगा, छोटी ई, बड़ी ई, य और से। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तालव्य से। फिर आता है किस नाम के लड़के से होती है, ऋषि नाम का लड़का होता है जिसके साथ ईयस की शादी होती। री से हम पढ़ेंगे री, री में ध्वनि क्या आती है बोलने में, रै, और से ऋषि से इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य। वो देखने में कैसा था, लाश जैसा था। लाश से बन गया ले से, लाश से बन गया ले, से और जैसा से बन गया नुक्ता जय। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये वो वाला जय नहीं है, ये नुक्ता जय है। ठीक है। इसके बाद लाश जैसा था, उसको देखते हुए सब क्या करने लग जाते हैं, ऊ करने लग जाते हैं। तो ऊ किस में आ जाएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ है। ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से सभी को याद हो गया होगा। इससे आगे हम पढ़ते हैं। इससे आगे पढ़ते हैं हम हमारे संयुक्त स्वर होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर मैंने आपको कल बताए थे, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। इनका उच्चारण कहाँ से होगा, मैंने आपको कल बताया था, ए किससे मिलकर बना है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, ए प्लस ई से। ठीक है। ए का वर्ण उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया, क्या बताया इसका, मैंने आपको कंठ है, कंठव्य। और ई का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया, ई का, ईएस नाम की लड़की थी तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता था, तालु से, तालव्य। तो ए होता जो हमारा ए प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, जिसका उच्चारण स्थान कंठव्य और तालव्य से होता है। तो ए का किससे होगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है दोस्तों, कंठ तालव्य से ए का उच्चारण स्थान होगा। अगर ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होगा तो हमारा ऐ का भी उच्चारण स्थान किससे होगा, कंठ तालव्य से। ठीक है, क्योंकि ए हमारा किससे मिलकर बना है, ए प्लस ए से। ए का हुआ हमारा कंठ से और ए का हमारा कंठ तालव्य से, तो ऐ का भी हमारा किससे होगा, कंठ तालव्य से इसका उच्चारण स्थान होगा। ठीक है। ओ को समझते हैं, इन दोनों का किससे होगा, कंठ तालव्य से। ओ को समझते, ओ का निर्माण मैंने आपको कल बताया था किससे होगा, ए प्लस ऊ से। ए का किससे होता है, ए का मैंने हम पीछे वाले में बताया मैंने आपको, कंठ से होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठव्य। ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ऊ का उच्चारण स्थान क्या था, ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ का कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है। अगर ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है तो औ का भी क्या होगा, कंठोष्ठ, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, ए प्लस ओ से। ए का उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कंठव्य, कंठव्य। ओ का उच्चारण स्थान अभी पढ़ा हमने, कंठोष्ठ। तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, औ का भी कंठोष्ठ। ठीक है। औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ। इसके बाद पढ़ते हम, हमारा एक व्यंजन रह गया व। क्या रह गया, व्य। व्य और फ हमारा जो मैंने आपको बताए थे नुक्ता बिंदु वाला, नुक्ता बिंदु की कितने वर्ण मैंने आपको बताए थे, 5 बताए थे, क, ख, ग, ज और फ। ज का मैंने आपको इसमें पीछे बताया था, और फ का होगा, व और फ का होगा हमारा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ से। ठीक है। व और फ का हमारा कहाँ से होगा, दंतोष्ठ से। अब बढ़ते हैं हम अक्षय, जो 6 बोलते हैं, 6, त्र, जिया और स्र। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, 6 होता है जो किससे मिलकर बनता है, मैंने आपको संयुक्त व्यंजन में बताया था, क, स और ऐसे संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जो 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और 6, त्र, जिया और स्र क्या है, संयुक्त व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है,
क का मैंने आपको बताया था कहाँ से, कंठ से। स का हमारा मैंने बताया था आपको स से ऋषि। ऋषि किस में आता था, विवाह होता है ईयस नाम की लड़की से, और किसके साथ होता है, लड़के का नाम क्या था, ऋषि, तो किस में आता है ये, मुर्दा। मुर्दा। तो छ का किस में आ जाएगा, कंठ मूर्धन्य। कंठ मूर्धन्य, ठीक है, कंठ मूर्धन्य। त्रय को मैंने संधि विच्छेद किया था, संधि विच्छेद सॉरी, इसका वर्ण विच्छेद किया था मैंने, त र और ए। इसका वर्ण विच्छेद किया था त र और ए। त का हम किस में रखा था, त वर्ग किस में आया था, त वर्ग आया था हमारा दंत में, दंतव्य था हमारा जो उसमें आया था। और र किस में आया था, ये हमारा दंतव्य, दंत प्लस र किस में आया था, ऋषि। ऋषि किस में था, मूर्धन्य में। तो दंत प्लस मुर्दा क्या होता है, दंत मूर्धन्य। दंत मूर्धन्य। तरह किस में आ जाएगा, दंत मूर्धन्य में। जिया, जिया का मैंने आपको वर्ण विच्छेद करके बताया था, ज इया प्लस ऐसे। ज किस में आता है, ज हमारा च वाले वर्ग में है, तो च वाला वर्ग किस में आया था, तालु में। और इया भी किस में आया था, तालु में। तो हमारा किस में आ गया है, जिया किस में आएगा, तालु में। जिया को, जिया का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। स्र, स, इसका वर्ण विच्छेद किया था हमने, स र प्लस ए, ठीक है। स को किस में काउंट किया गया था, स को किस में काउंट किया गया था, ईएस नाम की लड़की थी। ईएस नाम की लड़की किस में थी, सेकंड वाले में, जो कि किस में था, तालु में। तालु। और र किस में था, मुर्दा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, तालु मूर्धन्य। तालु मूर्धन्य, ठीक है। तालु मूर्धन्य इनका उच्चारण स्थान है। एक मैंने आपको नुक्ता बिंदु बताया है, फै बताया दंतोष्ठ में, और ज बताया था। और नुक्ता बिंदु वाले कितने वर्ण थे, 5। नुक्ता बिंदु वाले कितने वर्ण थे, 5 वर्ण थे नुक्ता बिंदु में। कौन कौन से थे, क, ख, ग, ज और फ। और फ, ठीक है। फ मैंने आपको बता दिया है, ज भी मैंने आपको बता दिया है। रह गए क, ख और ग नुक्ता। इनको हम जीवा मूल्य, जीवा मूल्य या अली जीवा, अली जीवा में रखते हैं। अली जीवा में रखते हैं, किस में रखते हैं, अली जीवा में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में, नासिक्य व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे नाक से ध्वनि निकलती है, उन्हें हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, नासिक्य व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, नासिक्य व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 6 हमारी नासिक्य व्यंजनों की संख्या होती है। इसमें कौन कौन से आएंगे नासिक्य व्यंजन में, जो मैंने आपको सपर्श व्यंजन जिसे वर्गीय व्यंजन भी कहा था, उसका जो 5वां वर्ग बताया था मैंने, 5वां वर्ग सबसे लास्ट वाला वर्ग बताया था मैंने आपको, वो सभी नासिक्य व्यंजन में काउंट करते हैं। कौन कौन सा था, अंगा, इया, अण, न और मैं, ठीक है। इनको हम किस में काउंट करते हैं, नासिक्य व्यंजन में हम इनको काउंट करते हैं। अब मैंने बताया आपको इनकी संख्या कितनी होती है, 6, लेकिन ये तो 5 है।
जो मैंने आपको सबसे पहली वाली क्लास में बताया था, कौन सा अंग, ठीक है, वो अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार भी कहते हैं। किस में काउंट करेंगे हम इसको? अनुस्वार भी। इसमें किसको काउंट करेंगे? नासिक के व्यंजन में इन 6 वर्णों को काउंट करेंगे। इसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। नासिक के व्यंजन को 2 भागों में बांटा हुआ है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। सेकंड कौन सा है? निर्नुनासिक। ठीक है। अनुनासिक में हमारे कौन से वर्ण आएंगे? जिसके ऊपर अनुस्वार आए, ठीक है जी, या जिसके ऊपर जो बिंदु आती है उसमें कौन से आएंगे? अनुनासिक। और अनुनासिक किसे कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, ठीक है। और निर्नुनासिक जिसके ऊपर बिंदु न आए, जैसे ए हो गया, आ हो गया, सभी क्या है? निर्नुनासिक होते हैं, ठीक है। ये थे हमारे नासिक के व्यंजन। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करता हूँ आपसे। जैसे मैंने आपको उच्चारण स्थान बताया था, जैसे न का उच्चारण स्थान क्या है? न का उच्चारण स्थान क्या है? हमने देखा था कै वर्ग, च वर्ग, तै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। न इस कौन से में आता है? तै वर्ग में। और तै वर्ग का कौन सा था? ये था कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य। तो ये किस में आ जाएगा? दंतव्य में, ठीक है। किस में आ जाएगा? दंतव्य में न को काउंट करेंगे। एक और बताओ, स को हम किस में काउंट करेंगे? मैंने आपको बताया था लाश जैसा किसी का विवाह होता है किसी लड़की के साथ, ईएस नाम के लड़की के साथ। लड़के का नाम क्या था? ऋषि। और कैसा था वो? लाश जैसा। तो हम कौन से में काउंट करेंगे इसको? चौथे में हम इसको काउंट करेंगे। तो ये भी क्या हो गया? दंतव्य, ठीक है। एक बताओ, बताओ, ठीक है। कैसा था वो? लाश जैसा। तो ये भी कैसे हो गया? दंतव्य। एक बताओ, ठीक है। को हम किस नाम का लड़का था? वो ऋषि नाम का। तो किस में आता है वो? टै वर्ग में आएगा। तो टै वर्ग कौन सा था हमारा? मूर्धन्य। एक बताओ, ज, ठीक है। तो ज किस वर्ग में आता है? च वर्ग में। और च वर्ग किस में था? तालु में, तालव्य, ठीक है। ये था हमारा तालव्य। इन 5 व्यंजनों को हम वर्तस्य कहते हैं। वर्तस्य व्यंजन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्दकोश के अनुसार। शब्दकोश के जो हमने टॉपिक शुरू किया था वर्णमाला, वो लगभग हमारा पूरा हो चुका है। लेकिन इसमें से कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ शब्दकोश। शब्द के अनुसार क्रम, वर्णों का क्रम, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। वर्णों का क्रम, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले श्रीमान, जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती, ये पूछ रहा है क्रम के अनुसार कौन पहले नंबर पे आएगा और कौन दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। इससे पहले मैं क्वेश्चन को बाद में करवाऊंगा, पहले आपको इसके कंसेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले आएगा अनुस्वार, इसके बाद आएगा चंद्र बिंदु, इसके बाद आएगा विसर्ग, ठीक है। इसके बाद क्या क्रम आएगा? हमारे
सभी स्वर ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये हमारे थे स्वर। इसके बाद कै खे, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। कै खे घै घै अंगा, चै छै झै, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ता हूँ मैं, झै इया, टै ठै डै ढै अणै, तै थै। यहाँ पे भी मैं एक स्पेस छोड़ता हूँ, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तै थै धै धै और नै, पै फै भै भै मै। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। सै, यहाँ पे स्पेस छोड़ता हूँ, सै सै और है, सै 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 और है। यहाँ पे स्पेस मैंने क्यों छोड़ा है? मैंने आपको बताया था छः का वर्ण विच्छेद करते हैं कै सै और ए, तो हमारा ये किसके बाद आएगा? अगर हम शब्दकोश के अनुसार हम देखते हैं हमारी वर्णमाला को, तो छः का कर्म कहाँ पे आएगा? कै के बाद हमारा छः का कर्म आएगा। ठीक है, इसके बाद तरह, तरह को मैंने आपको वर्ण विच्छेद किया तय रै और ए, तो हमारा किसके बाद आएगा? ये तय के बाद। तय के बाद मैंने आपको स्पेस छोड़ा था, तो क्या आएगा? तरह। ठीक है, इसके बाद आता है जिया। जिया, इसका उच्चारण बहुत सारे गलत करते हैं, इसको गे बोलते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं विज्ञान, लेकिन उसका सही उच्चारण विज्ञान नहीं विज्ञान होता है। ठीक है, ये तो हमारी आदत हो गई जो हम उसको विज्ञान बोलते हैं। इसका उच्चारण, इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं जय या और ऐसे, तो यह किसके बाद आएगा? ज़ के बाद। ठीक है, एक हमारा रह गया श्रय। श्रय किससे बनता है? अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं स रै और ए। ठीक है, तो यह किसके बाद आएगा? स के बाद। स के बाद श्रय। ठीक है, श्रय। ये हमारा शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला मैंने आपको सबसे पहले परिभाषा बताई थी जब मैंने टॉपिक शुरुआत किया था। वर्णों का व्यवस्थित समूह, और वर्णों का व्यवस्थित समूह यह है। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है श्रीमान पहले आएगा या श्रीमती पहले आएगा, कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा? ठीक है, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करता हूँ, श्रीमान को हम कैसे लिखेंगे? स प्लस रै प्लस ए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्वर की मात्रा है। ठीक है, ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई श्री मैं आ न। ठीक है, न में से क्या स्वर निकल जाएगा? ए, श्रीमान। अगर हम श्रीमती की करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, श्रीमती स रै ई मैं, ठीक है, ए तय और ई। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले क्या आएगा क्रम के अनुसार? हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें से तो हमें पता नहीं लगेगा क्योंकि स यहाँ पे है, स यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं पता लगेगा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहले ए आया है और यहाँ पे आ आया है, तो सबसे पहले क्या आएगा? ए। तो पहला क्रम किसका होगा? श्रीमती का, बाद में क्या होगा? श्रीमान का। पहले नंबर पे क्या आएगा? श्रीमती, दूसरे नंबर पे श्रीमान। ठीक है, इनको हम शब्दकोश के अनुसार रखते हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ।
क्वेश्चन लिखो, सभी क्वेश्चन है ककड़ी क्या और कंकड़। कंकड़, इसमें देखते हैं। आप पहले ये बताओ मुझे, यहाँ पे ताड़नजात बिंदु आएगा? ताड़नजात बिंदु यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको ताड़नजात बिंदु के बारे में मैंने 4 रूल बताए थे। क्या? सबसे पहले उपसर्ग, उपसर्ग अगर आगे आए तो वहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। दूसरा बताया था मैंने आपको, अंग्रेजी शब्द अगर हो तो वहाँ पे ताड़नजात बिंदु नहीं आएगा। तीसरा नियम बताया था मैंने आपको, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन अडै और अढै का हो तो वहाँ पे नहीं आएगा। और चौथा मैंने आपको बताया था, अनुस्वार। अडै और अढै का अगर अनुस्वार हो तो वहाँ पे नहीं आएगा नीचे ताड़नजात बिंदु। तो यहाँ पे देखते हम, अनुस्वार, अडै का अनुस्वार है यहाँ पे, बिल्कुल है। तो यहाँ पे यहाँ पे ताड़नजात बिंदु हमारा नहीं आएगा। ठीक है। अब इनका हमने क्रम बताना है, कौन सा क्रम पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा। हम यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद करते हैं ककड़ी का। कै, ए, इसमें से कै में से हम स्वर निकाल लेंगे, फिर कै, ए, डै, ई। ठीक है। इसका हम वर्ण विच्छेद किया, कै प्लस ए प्लस कै प्लस ए प्लस डै प्लस ई। फिर हम करते हैं इसका कै, यहाँ पे देखो पहले से ही ये कै आधा है, तो यहाँ पे इसमें से स्वर नहीं निकलेगा। फिर इसके बाद यह, फिर आएगा आ। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कंकड़ का कै, यहाँ पे देखो अनुस्वार बिंदु है, तो यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे अंग आ जाएगा। आगे कै, ए, ढै और ई। ठीक है, डै और ई। तो क्रम के अनुसार हम देखते हैं पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कै, इसमें से तो हमें पता नहीं लगा कौन सा आएगा पहले नंबर पे। इसमें से देखा मैंने, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे अंग है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, शब्दकोश की वर्णमाला अभी पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताया सबसे पहले क्या आएगा, अंग है, अंग, चंद्रबिंदु और ए, विसर्ग। सबसे पहले इनके आते, उसके बाद स्वर आते हैं। तो सबसे पहले ए आएगा, ये आएगा या अंग आएगा। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, अंग। तो पहले क्रम में क्या रखा जाएगा, कंकड़। दूसरे नंबर पे आएगी हमारी ककड़ी। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, क्या। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा संधि। ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।